नमस्कार, मैं रविश कुमार। 8 दिनों से एमसीडी में हड़ताल है। 8 दिनों से हम यही सुन रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया तो एमसीडी को बीजेपी ने कंगाल बना दिया। दोनों पक्ष अपना अपना तथ्य दे रहे हैं, लेकिन कोई मुकम्मल तस्वीर नहीं बन पा रही है जिससे पता चले कि जिम्मेदार कौन है। बीजेपी इस तरह से पेश आ रही है जैसे इस मामले में वो जो कह रही है वही सही है। आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि उसका कहा हुआ ही अंतिम सत्य है। दिल्ली नगर निगम के 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसके कारण निगम के तहत चलने वाले सरकारी स्कूल और अस्पताल में काम ठप पड़ा है। सड़कों पर कूड़ा फैलता जा रहा है। कहीं डॉक्टर तो कहीं सफाई कर्मचारी तो कहीं प्रशासनिक कर्मचारी अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन करते रहे। कोई किसी के घर जाकर कूड़ा फेंक आ रहा है तो कोई दिल्ली सरकार से यह भी मांग कर रहा है कि दिल्ली नगर निगम को फिर से एक कर दिया जाए। संयुक्त कर्मचारी फ्रंट के अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने कहा है कि जब तक तीनों नगर निगम एक नहीं होंगे हड़ताल चलेगी। 8 दिनों से चल रही इस हड़ताल के कारण आम लोगों को तकलीफ तो हो ही रही होगी। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों और पेंशन पर निर्भर रहने वाले लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे तो अपना खर्च कैसे चलाएंगे। आप सबका दुख और सुख पता लगा सकते हैं, मगर यह नहीं पता लगा सकते कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। इस बहस में शामिल लोगों की भाषा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले राजनीतिक विरोध निकलता है, बाद में उस विरोध को सही ठहराने वाला तथ्य जो उनके ही हिसाब से निकलता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि भरमाने की होड़ मची है। दोनों पक्ष अपने अपने तथ्यों से इस तरह से भरमा दे रहे हैं कि तथ्य तक पहुंचना मुश्किल हो जा रहा है। अभी तक केंद्र बनाम दिल्ली की इस लड़ाई में यही एहसास कराया जाता रहा कि दिल्ली के पास कोई अधिकार नहीं है। किसी अन्य मामले में चल रही सुनवाई के दौरान शहरी विकास मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा है कि तीनों निगम दिल्ली सरकार के तहत आते हैं, वही कंट्रोल करती है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मुखिया के नाते एमसीडी के लिए भी जिम्मेदार हैं या नहीं है। लेकिन एलजी को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार के पास यही मौका नहीं है कि वो एलजी से बिना पूछे इस अधिकार का इस्तेमाल कर ले और कुछ समाधान निकाल दे। दिल्ली सरकार ने कहा है कि एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति से लेकर निगम को भंग करने का अधिकार केंद्र के पास है। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट की धारा 486 के तहत दिल्ली सरकार एमसीडी की जांच कर सकती है, लेकिन जब सरकार ने अकाउंट दिखाने को कहा तो एमसीडी ने मना कर दिया। केजरीवाल ने पूछा कि एमसीडी को पार्किंग, होर्डिंग, हाउसिंग टैक्स के जरिए जो करोड़ों रुपए मिलते हैं उसका हिसाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, वो पैसा कहां जा रहा है। उनकी सरकार ने इस साल एमसीडी को 100 करोड़ ज्यादा दिए हैं, ये दावा है। ये 100 करोड़ रुपए कहां गए पूछ रहे हैं। उनकी अपनी सरकार ने नॉर्थ एमसीडी में 300 करोड़ और ईस्ट एमसीडी में 76 करोड़ की रिकवरी की है। ये पैसा कहां गया? केजरीवाल ने कहा कि 31 दिसंबर तक का पैसा दे दिया गया था, फिर भी 27 जनवरी से कर्मचारी हड़ताल पर क्यों गए? एमसीडी को 31 जनवरी तक 690 करोड़ की जरूरत है, जिसमें से हम 550 करोड़ का लोन दे रहे हैं। जब पैसे देने की बात आती है तो कहते हैं दिल्ली सरकार दे, और हंगामा करने के वक्त दिल्ली केंद्र शासित राज्य बन जाता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टरों ने लिखा है कि एमसीडी के अस्पतालों को दिल्ली सरकार ले ले, वे एमसीडी के साथ अब नहीं रहना चाहते हैं। 19 यूनियनों ने उन्हें लिखा है कि दिल्ली नगर निगम को भंग कर दिया जाए। केजरीवाल ने मांग की है कि एमसीडी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके जवाब में पूर्वी और उत्तरी एमसीडी के मेयरों ने कहा कि सीबीआई की जांच के लिए तो वो तैयार हैं, लेकिन उनके साथ साथ केजरीवाल सरकार, मंत्री और विधायकों की भी सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। इसे कहते हैं भरमाने की पॉलिटिक्स। इतना भरमा दो कि मसला ही पता न चले। मेयर ने केजरीवाल के उस दावे को चुनौती दी कि आपने उत्तरी एमसीडी को 890 करोड़ दिए हैं, लेकिन साल भर के वेतन का हिसाब तो 3000 करोड़ आता है। सही बात है, लेकिन क्या मेयर रविंद्र गुप्ता साल भर का सारा पैसा एक ही साथ मांग रहे हैं? क्या एमसीडी पूरे साल का वेतन जनवरी में ही कर्मचारियों को दे देती है? क्या इस बकाये से एमसीडी का संकट एक बार में समाप्त हो जाएगा, या यह संकट फिर से खड़ा होने वाला है? रविंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता को अपनी महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ा देना स्कैम नहीं है क्या? इस नए स्कैम के लिए उनकी दाद दी जानी चाहिए। इस स्कैम में न जाने कितने नेता इस देश में नप जाएं। उम्मीद है रविंद्र गुप्ता ने ये वाला स्कैम नहीं किया होगा। खैर, मेयर की बात से लगा कि वे मानते हैं कि एमसीडी में वित्तीय संकट है। उन्होंने आर्टिकल 243 का हवाला देते हुए कहा कि किसी राज्य के नगर निगम में कोई वित्तीय संकट है तो उसे लिटिगेट करने की जिम्मेदारी
उस सरकार की होगी, वहां की। अपनी जिम्मेदारी से केजरीवाल साहब भाग रहे हैं। अगर वित्तीय संकट है तो इसका जिम्मेदार भी कोई ना कोई तो होगा। वो केजरीवाल साहब हैं या मेयर रविंद्र गुप्ता। जब हमने आर्टिकल 243 पढ़ा तो उसमें एक जगह साफ साफ लिखा है कि राज्य की विधायिका निगम के खातों की जांच कर सकती है, कानून बना सकती है, ऑडिट कर सकती है, हिसाब पूछ सकती है। ये बात शायद मेयर साहब नहीं बता सके। केजरीवाल ने कहा कि नॉर्थ एमसीडी को विज्ञापन से 17 करोड़ रुपए ही आते हैं, जबकि 25 गुना ज्यादा आना चाहिए। नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने कहा कि केजरीवाल जी, विज्ञापन से 25 गुना पैसा आप कमा कर दिखा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर केजरीवाल ने वाकई ये विभाग मांग लिया तो मुझे नहीं पता रविंद्र गुप्ता इस चुनौती को लेकर वाकई गंभीर हैं या भावुकता में कह गए। मेयर गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार कहती है कि पहले डीडीए उसका पैसा दे। इस प्रकार की बात एक मानसिक रोगी ही कर सकता है। ईस्ट एमसीडी के मेयर ने कहा कि चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट जल्दी लागू हो। दिल्ली सरकार ने 2 दिसंबर को कहा कि रिपोर्ट स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यह लागू तब होगी जब केंद्र सरकार भी इसे लागू करे और एमसीडी भी लागू करे, यानी तीनों को इस रिपोर्ट को लागू करना है। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एमसीडी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए, जिसके जवाब में मेयर ने कहा कि आधे से ज्यादा अधिकारी दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली नगर निगम के अंदर रिक्रूट किए जाते हैं। केजरीवाल साहब, आपकी सरकार के माध्यम से अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो हम कर रहे हैं या दिल्ली सरकार के अधिकारी कर रहे हैं भ्रष्टाचार। पहली बार पता चला कि दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार एक तो है, और वो इसलिए है कि उसके अफसरों कर्मचारियों की नियुक्ति दिल्ली सरकार ने की है। मेरे ख्याल से इस फॉर्मूले का पेटेंट करा लेना चाहिए। राजनीति आम आदमी पार्टी भी खूब कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि 1 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और उनकी पार्टी जीतने वाली, अभी से बता रहे हैं, और वो ऐलान भी कर रहे हैं। अगर अभी उनके पास देने के लिए 550 करोड़ रुपए के कर्ज थे और 142 करोड़ का स्टैंप ड्यूटी के तौर पे, तो वो पैसा वो पहले भी दे सकते थे। तो हम बात करेंगे प्राइम टाइम में। हमारे साथ हर्षदीप मल्होत्रा जी हैं, अब मेयर हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के। दिलीप पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और हारून यूसुफ साहब हैं, कांग्रेस नेता हैं। हर्षदीप जी, बातें बहुत होंगी और मैं चाहता हूं कि कोई एक पॉइंट आप उठाएं। क्यों उठा रहे हैं ये भी बताइए, और क्या इस एक पॉइंट पे कदम उठाने से इसका समाधान हो सकता है, और क्या इस एक पॉइंट पे आम आदमी पार्टी की सरकार गोली दे रही है जनता को। दिल्ली में कॉरपोरेशन का जो गठन हुआ वो 1997 में पहली कॉरपोरेशन बनी। हाँ। और उसके साथ ही जो बात आपने आर्टिकल 243 की कही, उसके तहत राज्य सरकार को निगम को कितना पैसा देना है दिल्ली के टैक्स पेयर्स का, उसके ऊपर एक आयोग गठित करना चाहिए था, जो हर सरकार, पूरे देश की हर राज्य सरकार करती है। ताकि ये पता लग सके कि राज्य सरकार का टैक्स पेयर्स का पैसा नगर निगम को कितना देना है। तो ऐसे ही ये चौथी कॉरपोरेशन है, 4th टर्म ऑफ द कॉरपोरेशन है, फ्रॉम 2012 से 17 तक का। 2009 में चौथे वित्त आयोग का गठन उस समय की राज्य सरकार ने किया। 2012 की कॉरपोरेशन में कितना पैसा देना है इस बात के लिए, जिसकी रिपोर्ट बहुत लेट आई, 2013 मार्च में आई। मेरा सिर्फ एक बड़ा प्रश्न है, जब ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि राज्य सरकार को अपने अंतर्गत आने वाली, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, अपने अंतर्गत आने वाली निगम निकायों को फाइनेंशियली वायबल करना है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके लिए आयोग गठित किया राज्य की सरकार ने, तो उसकी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? एक बड़ा प्रश्न। इसके साथ ही इसी का जुड़ता हुआ प्रश्न, इस समय की दिल्ली की सरकार ने उसे विधानसभा के पटल पे रख दिया विद द राइडर की कुछ सुझाव उस आयोग ने केंद्र सरकार के लिए दिए हैं, एमसीडी के लिए भी दिया है शायद। एमसीडी तो मानेगी उनको, लेकिन मानी नहीं अभी तो पहले दिल्ली सरकार को मानना पड़ेगा, उसके बाद तो विधानसभा में रख दिया है या रख के मान लिया है दिल्ली सरकार? रख के मान लिया है, लेकिन विद द राइडर उसको लागू नहीं किया है।
लागू करने से पहले एक बड़ी शर्त लगा दी। उसमें क्या ये प्रावधान है कि दिल्ली सरकार सोमवार को लागू कर ले, केंद्र सरकार 2-3 महीने बाद लागू कर ले और एमसीडी को जब मर्जी हो तब लागू कर ले, या उसमें यह प्रावधान है कि तीनों एक साथ लागू करेंगे तो इसे एक साथ लागू माना जाएगा? इसमें एक बड़ी बात क्या है, जिसको हेरफेर या गोली देना कहते हैं, कोई भी एसएचओ डीसीपी को ऑर्डर नहीं कर सकता। राज्य द्वारा गठित एक आयोग केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, कुछ सुझाव दे सकता है, जो कि डिस्क्रिशन भी है। क्या ऐसा कोई आयोग है कि जो वो कोई भी बनाए उसका एक हिस्सा लागू हो, बाकी 2 हिस्सा लागू ना हो? अगर वो लीगल होगा तो सारे हिस्से लागू होने चाहिए। हाँ, तो क्या चौथा आयोग लीगल नहीं है आपके हिसाब से? चौथा आयोग लीगल है, हाँ। लेकिन चौथे आयोग के जो सुझाव हैं वो रिकमेंडेशन नहीं है केंद्र सरकार के लिए, हाँ। वो केवल सुझाव है। हाँ। दिल्ली की सरकार उसको कह रही है कि रिकमेंडेशन तो क्या वो इसमें सिर्फ केंद्र सरकार के लिए सुझाव है और दिल्ली सरकार के लिए आदेश है? ये अंतर है सुझाव और आदेश में? ऐसा ये होता ही है, ये ऐसा ही ऐसा है, मुझे बताए, मैं नहीं जानता कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। केंद्र सरकार के लिए सुझाव हैं, हाँ। और राज्य सरकार के लिए रिकमेंडेशन। इसी पॉइंट पर हम रुकेंगे। राज्य सरकार और निगम के लिए रिकमेंडेशन। ठीक है, हम इसी एक पॉइंट पर टिके रहेंगे। दिलीप पांडे, मैं चाहता हूं कि जो अभी हर्षदीप मल्होत्रा साहब ने कहा है उस पर आप अपना टेक दें, और हारून यूसुफ जी फिर अनुभवी नेता हैं, वो बाद में बताएंगे। दिलीप, चौथे वित्त आयोग को आपने लागू नहीं किया, ये चार्ज है इनका, इसी पॉइंट पर टिके रहिएगा। पहले जी बिल्कुल, एकदम इसी के ऊपर बात करेंगे। रवीश भाई, सबसे पहली चीज जो मैं हर्षदीप जी को बताना चाहूंगा कि जो वित्तीय आयोग है उसकी सिफारिशें, ऐसा नहीं होता कि उनकी प्रकृति केंद्र के लिए अलग होती है और राज्य सरकारों के लिए अलग होती है। दरअसल वित्तीय आयोग की जो सिफारिशें हैं वो रिकमेंडेटरी होती है नेचर में। 2012-13 में चौथे वित्तीय आयोग की सिफारिशें आई जो आज तक लागू नहीं हुई। इसका मतलब दिल्ली के अंदर जो भी काम हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, वो तीसरे वित्तीय आयोग के सिफारिशों के प्रभाव में हो रहा है। अब मैं आता हूं चौथे वित्तीय आयोग के ऊपर। चौथे वित्तीय आयोग की सिफारिशों के आने के बाद कांग्रेस की सरकार उस दौरान थी, उसने कुछ भी नहीं किया, इस वित्तीय आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद शीला दीक्षित की सरकार चली गई और दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन के जरिए केंद्र से भाजपा इसको चलाने लगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष शासन के दौरान भी वित्तीय आयोग की इन सिफारिशों का जिक्र किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं किया। एक पत्र भी नहीं लिखा गया है केंद्र सरकार को, एक पत्र भी नहीं लिखा गया कि इसको लागू कर दिया जाए, जबकि आपके अधिकार में सब कुछ था। एक नहीं कर सकते। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आप एक देखिए, ये गलत बात है। आप जो है सरकार को चला रहे थे, राष्ट्रपति शासन था, आपके पास सारे अधिकार थे। अभी तो हमारी आधी तिहाई पौने की जो भी सरकार है उसको आप चलाने नहीं देते। उस समय तो आपकी पूरी सरकार थी। एलजी महोदय पॉइंट पर आइए। केंद्र सरकार के जरिए आप, हाँ एग्जैक्टली। तो उस समय कुछ भी नहीं हुआ। जब हमारी सरकार आई, हमने इन रिकमेंडेशंस को गंभीरता से लिया, इसको टेबल कर दिया। हर्षदीप मल्होत्रा जी के सामने पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार इन टोटालिटी, ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं इन टोटालिटी चौथे वित्तीय आयोग की सिफारिशों को लागू करने को तैयार है। कब तक? और इसका जो इंप्लीकेशन है वो मैं आपके सामने बता देता हूं। मैं कब तक लागू करेंगे? एक सेकंड, अभी हर्षदीप जी ने पूछा कब तक लागू करेंगे। देखिए, एक समस्या ये है कि आपने 2 दिसंबर को भी कहा था, आपको जवाब मिल जाएगा, है ना? आपने 2 दिसंबर को भी कहा था, आज अभी तक 3 फरवरी है, नहीं लागू कर पाए हैं आप। तो मुझे ये बताइए कि आप किन्हीं शर्तों के साथ लागू कर रहे हैं या लागू करने जा रहे हैं? नहीं, समस्या शर्तें हमारी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हम यथावत उसे लागू करने को तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीति क्या कर रही है कि नहीं, यथावत नहीं लागू करना है। जो 10.5% का ग्लोबल शेयर एमसीडी को दिया जा रहा है, सिर्फ उसको 12.5% बढ़ा दिया जाए। जबकि चौथे वित्तीय आयोग की सिफारिश कहती है कि अगर यह लागू होता है तो डीडीए पूरा दिल्ली सरकार के अधीन होगा। तो आप इसको यथावत लागू करिए, हम उसके लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, हाँ। वो रिकमेंड कर दे डीडीए को हमारे अनुमोदित करके हमारे अधीन कर दे, कल अनुमोदित कर दे, परसों ये कह रहे हैं। एक सेकंड हर्षदीप, आप कह रहे हैं कि ये बात नहीं है उसमें, कोई रिकमेंडेशन डीडीए के लिए वित्त आयोग की नहीं है। वित्त आयोग की रिपोर्ट में इस तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं, बिल्कुल नहीं है। दिलीप, अब आप जवाब देना चाहेंगे? ये एक सीरियस चार्ज है आपके ऊपर। रवीश जी, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं है वो इस तरह से बात कर सके। आयोग दिल्ली का आयोग है। आप मुझे ये बताइए कि क्या, दिलीप एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए कि क्या आपके उस वित्त आयोग के रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है प्रिंटेड हिंदी या अंग्रेजी में
कि डीडीए को सौंप दीजिए जी। दिल्ली सरकार को? ये बात आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं? क्योंकि बहुत मोटा मोटा फाइल लेकर बैठे हैं हर्षदीप बिल्कुल जी। बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। और ये चलिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर ये लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? मैं इससे जानना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि लिखा हुआ है। हर्षदीप भी कह रहे हैं कि नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो हर्षदीप जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या ये मानने को तैयार है कि अगर ऐसा है तो ये कर दिया जाएगा और अगले दिन से आम आदमी पार्टी की सरकार इसको मान ले? अगर वो जिम्मेदारी लेते हो तो बात आगे बढ़ाते हारून हैं। यूसुफ साहब के पास जाऊंगा। अगर ये लिखा हुआ है तो ये नहीं लिखा हुआ, ये रहा मेरे पास जो इनका विधानसभा पर पटल पर इन्होंने जो प्रस्ताव रखा है वो प्रस्ताव ये है, वही इन टोटलिटी ये प्रस्ताव है, डिक्टम में है, उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ। ये दिखाएं कहां लिखा है? अगर ये दिखाएं तो इनकी बात को मान लेते हैं। चैलेंज हो गया है। अब आप व्हाट्सएप से मंगा लीजिए तो मंगा लीजिए। ये दिखा रहे हैं, कम से कम ये दिखा रहे हैं। इनके पास जो पन्ना है इन्हीं का डॉक्यूमेंट है, उसमें डीडीए वाला पॉइंट नहीं लिखा हुआ। इन्हीं का डॉक्यूमेंट, ये नहीं लिखा कि डीडीए को दिल्ली सरकार को दे दिया जाए। ये कुछ नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है। जो टेबल किया गया है विधानसभा में, जो टेबल किया गया है वो प्रासंगिक है दिल्ली सरकार के लिए। वो वही दिखा रहे हैं, जो टेबल किया गया है वही वाला दिखा रहे हैं। अब हारून यूसुफ जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो फोर्थ फाइनेंस कमीशन को लेकर अभी दर्शकों के सामने स्पष्ट नहीं हुआ है दिलीप। हम चाहेंगे कि जब हारून यूसुफ अपना जवाब दे देंगे तो आप ये डीडीए वाली बात को एक बार फिर से स्पष्ट करेंगे आप एक बार। हारून साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि फोर्थ फाइनेंस कमीशन को लेकर एक बात हो रही है कि ये अगर लागू हो गया रहता तो दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच जो कुल जमा टैक्स में से हिस्सेदारियां बराबर बराबर बढ़ जाती। अभी वो तीसरे वित्त आयोग के हिसाब से चल रही हैं, पुराने सुझावों के हिसाब से, इसलिए ये संकट है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन सही बोल रहा है आपके हिसाब से? बीजेपी सही बोल रही है कि इसे दिल्ली सरकार को लागू करना चाहिए, या दिलीप साहब सही बोल रहे हैं कि ये इसका टोटलिटी में लागू होगा, केंद्र सरकार भी इसे लागू करेगी, एमसीडी भी लागू करेगी और दिल्ली सरकार भी लागू करेगी? ये नहीं हो सकता कि सिर्फ दिल्ली सरकार लागू करे, बाकी दोनों भूल जाएं। हारून यूसुफ साहब। रवीश जी, दिल्ली के लोगों को शायद इतनी गहराई से बारे में नहीं पता है। आपको याद होगा जब दिल्ली का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ट्राइफरकेशन किया गया, उस समय हमारे सामने ये मसला था कि ईस्ट और नॉर्थ कॉर्पोरेशन जो है वो हमेशा वहां फंड्स की कमी रहेगी, क्योंकि साउथ दिल्ली कॉर्पोरेशन के अंदर काफी रेवेन्यू जनरेशन की मौके थे। और थर्ड फाइनेंस कमीशन जो था, अभी फोर्थ की ये बात कर रहे हैं, थर्ड फाइनेंस कमीशन के तहत 10.35% जो है रेवेन्यू जो कलेक्शन था वो देना था। ये पिछले 3-4 दिन से लगातार आम आदमी पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर गुमराह करे जा रहे हैं। असली मसला आज जब दिल्ली के लोग त्राई त्राई कर रहे हैं पिछले 8 दिनों से, आज अरविंद केजरीवाल जैसे बादशाह जागता है नींद से, उन्होंने जागने के बाद कहा कि मैं 1 महीने की ये तनख्वाह भिजवा रहा हूं और इसके बाद की मेरे से बात न की जाए। ऐसा लग रहा है कि कर्मचारी अपनी मेहनत का जो उसकी उजरत है या उसकी जो वेजेस है उनको लेने के लिए कोई खैरात या भीख ले रहा है। आपके जवाब और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल अभी 8 दिन बाद जागे हैं, वो क्या है अगर नहीं है, उनको ये स्थिति पैदा करनी विषय में और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मुतवातिर पॉइंट पर आप नहीं है, आप पॉइंट पर रहिए ना, पॉइंट पे घेरिए। देखिए, फोर्थ वित्त आयोग की बात हुई है, आप कह रहे हैं कि 10.5% के हिसाब से दिल्ली को एमसीडी को देना चाहिए, तो क्या वो हिस्सा मिल रहा है? जो सवाल मैंने पूछा कि फोर्थ फाइनेंस कमीशन क्या दिल्ली सरकार अपने स्तर पर लागू करती है या तब लागू करती है जब बाकी 2 इसके हिस्सेदार लागू करते हैं? क्या होता है प्रक्रिया के मामले में? न दिल्ली सरकार को ने रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, उसको लागू नहीं किया और उसको भेजा जाता है, फिर एमसीडी और केंद्र सरकार जो है उसके ऊपर अपना व्यूज देकर और उसको एक्सेप्ट करते हैं। और ये कोई ऐसा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है जिसमें इतना टाइम लगे। महीनों इन्होंने फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पड़ी रही, उसको विधानसभा में नहीं लाए, छोटी छोटी बातों पे 1-1 दिन का सेशन बुलाते रहे ये।
जिनका कोई कारगर नतीजा ठीक है। नहीं निकला, हाँ। क्या फाइनेंस कमीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज से 3 महीने पहले नहीं कर सकते थे? जो आज दिल्ली की जो हालत हुई है, वो हालत शायद इस तरह की सिचुएशन से बचा जा सकता था, जहां आज पूरी दिल्ली जो है महामारी के राइट, ठीक चपेट है। में आई हुई है।